बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टेस्ट हमने रखना है, ग्रैंड टेस्ट रखना है। ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 आपका होगा वीकेंड पे और 4th और 5th फरवरी को आपके पास ऑप्शन है 4th को करें 5th को करें ओवर द वीकेंड। और उसमें आपके टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एरर्स और अक्रूवल्स। ठीक है, तो उस पर आपने फोकस करना है और वो करें। और इंशाल्लाह फिर ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 आपका मैं रखूंगी समटाइम अराउंड 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी के आसपास रखेंगे और उसमें आपका सिर्फ आखिरी के जो दो टॉपिक्स हैं प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रह गया ना, तो उसके जो है वो आपने तैयारी करनी है, वो ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 में आपका आएगा। तो हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप्स। ठीक है, हाँ जुलेखा बच्चे, मैंने इनको बोला है कि वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो दोबारा से जरा चेक कर लें कि कौन कौन सी रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हुई और कौन सी नहीं हुई हुई। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ये मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? हम लोगों ने जी क्वेश्चन नंबर 11, मैंने आपको ये कहा था कि आप होमवर्क कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया? कर लिया? मोहसिन, जवाद हो गया? 154000 आया। अच्छा मोहसिन, आपका क्या आ रहा है? और जवाब? हाँ जी, अटेम्प्ट किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? गेस्ट आए हुए थे? अच्छा, दैट्स ओके। अब देखें मसला क्या हुआ। अच्छा चले ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने कल रीड आउट कर लिया था, राइट? तो इसमें क्या सिचुएशन थी? 98, 99 में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन 2000 में आपने क्या कर दिया था? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लिया था एज अ रिपेयर एक्सपेंस, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो उसकी वजह से 2000 का प्रॉफिट भी आपका गलत आया। इसके अलावा 2001 और 2002 का भी प्रॉफिट गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था और नहीं किया, राइट? तो अब हम कैसे करेंगे इसको? हम पहले करेंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स को। जुलेखा प्लीज बेयर विद मी, आपने कर लिया हुआ है, आप इसको सिर्फ यहाँ पे से चेक कर लो। ठीक है, मुझे पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या सिनेरियो है? अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स आपके पास कितने हैं? 2000 के कितने हैं? 60,000 रुपीज, राइट? तो आपने कहा इस 60,000 में भी आपको एरर लग रहा है। फिर 2001 के भी आपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट 140 और 135 ये भी आपने यहां लिख लिए। अब आप ये करेंगे कि अब इसमें जो जो गलतियां हुई हैं हमने उनको अभी ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे एक एक करके आपको पिक करना है। आपने कहना है कि एक मशीनरी थी 1 लाख की, डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? मशीनरी डेबिट कैश बैंक पेबल क्रेडिट, राइट? लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? डेबिट मशीनरी का अकाउंट करने के बजाय डेबिट कर दिया रिपेयर्स एक्सपेंस। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तो उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रिपेयर्स एक्सपेंस के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है? रिपेयर एक्सपेंस। इन दोनों आइटम्स में आपको क्या देखना है? याद है एरर्स में भी हमने ये काम किया था, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, रिमेंबर? तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे देखना है कि रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर एक्सपेंस या इनकम का आइटम कौन सा है। आपने कहना है एक्सपेंस का आइटम है ये। क्या हो रहा है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? आपने कहना है क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है डिक्रीज। जब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने से? 1 लाख रुपीज से। ठीक है, आपने इसको क्या कहना? रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, आपने कहा कि रिपेयर एक्सपेंस की गलत रिकॉर्डिंग हुई, आपने इसको कर दिया ठीक। फिर आपने कहा एक और एडजस्टिंग एंट्री हमें पास करनी है और वो क्या है? इस साल
डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था मशीनरी पे, आपने चार्ज किया नहीं, रिपेयर नहीं ठीक किया, ओ गलती हो गई ना, गलती हो गई। तो आपने कहा, तो बच्चे प्रॉफिट में ही तो ठीक कर रहे हैं, ये जो रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं ये बेसिकली प्रॉफिट में ही तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रिपेयर एक्सपेंस जब कम हो रहा है, अब हमें रिपेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा डेप्रिसिएशन, ओके, अब आपने ये कहा, ओके ठीक है, अब आपने ये कहा कि भाई डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो अब हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बुकिंग कर देंगे। कितने से करेंगे, आपको इन्होंने डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2000, तो हम कहेंगे फुल ईयर पॉलिसी, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड रखा है इसको, तो 1 लाख का आपने अप्लाई किया, 10%, आंसर आया 10,000। इसका मतलब यह है कि अब हम क्या कर देंगे, 10,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर देंगे क्रेडिट, राइट। जब ये काम करेंगे 2000 ईयर के का, राइट, तो हम क्या करेंगे, अब एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमने अब कर दिया, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे 10,000 की कमी आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड। तो जब आप ये काम करेंगे, दैट्स इट। आपने जब इसको टोटल किया तो आपको पता चला, ओके, जब आपने इसको किया तो आपको पता चला कि जी आपके पास तो 1,50,000 का नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 2000 ईयर का, राइट। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस पर्टिकुलर आइटम ऑफ मशीनरी पे अब 2000 ऑनवर्ड्स हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। तो 2001 में भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, और हमने फुल ईयर पॉलिसी लगाई है पहले साल में, तो हम ये कहेंगे कि 2001 में भी हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हम जब करेंगे तो करेक्ट नेट प्रॉफिट इसका कितना आएगा, 1,30,000। एंड सेम गोज फॉर ईयर 2002। आप ये कहेंगे इस साल भी हमने 10,000 का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया था, एक्सपेंस में एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं किया था, हम जब चार्ज करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट इसका भी कम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो बाकी 98, 99 का वो कह रहा है कोई मसले मसाइल नहीं है उसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है आपको क्या कैलकुलेट करना है, 2 years परचेज के रेट पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो अब आपने 5 सालों में से 3 सालों के प्रॉफिट्स को ठीक कर दिया, बाकी सब बिल्कुल ठीक थे। आपने सबसे पहला काम क्या निकालना है, आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट्स। जब आप एवरेज प्रॉफिट्स की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आपके पास पहले साल में लॉस भी आ रहा है, तो वो कह रहा है लॉस को भी शामिल करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि सिर्फ प्रॉफिट्स हो तो ले, लॉस को आप माइनस में दिखा दोगे। तो 1998 का लॉस था, 99 का प्रॉफिट था, 50,000 इन दोनों में एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर 1,50,000 ईयर 2000 का प्लस 1,30,000 2001 का प्लस 125,000 आपके पास आ गया ये, राइट। इसको हमने डिवाइड किया 5 से, क्या आंसर आया, एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, हाँ जी कितना आंसर आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट्स कितने, 85,000, 31,000, ये कैसे हो गया। $425 बच्चे, जुलेखा 85,000 आंसर आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ रहे हैं 85,000। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, तो गुडविल किस तरह से निकलेगा, 85,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और वो क्या है 2, ठीक है। 2 years परचेज, आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्लियर है बात।
1998 का भी लेना है, 99 का भी लेना है, 5 इयर्स का आपने लेना है ना, एवरेज ऑफ 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट और लॉस। तो हमने 2001, 2002 और 2000 का क्यों अलग से किया? क्योंकि इसकी हमने एरर की रेक्टिफिकेशन की थी, बाकियों में एरर नहीं था कोई। ठीक है, तो आपके पास गुडविल कितना आ रहा है? गुडविल आ रहा है 1,70,000। ये आपका आंसर है। अब आ जाएं अगले इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब अगेन ये भी छोटा सा ये वार्म अप एक्सरसाइज टाइप की है। ठीक है, अगेन इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाल दिए हैं। A and B are in partnership sharing profits and losses equally. They decided to admit Z into the partnership. For the purpose of admission, goodwill is to be calculated at the rate of last 3 years purchase on the basis of average of last 4 years profits. ठीक है, और आपको नीचे क्या दे दिया उन्होंने? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ईयर 2005, 6, 7 और 8। तो ये आखिरी हम कहेंगे लास्ट 4 इयर्स की बात हो रही है। आपको नजर आ रहा है 2005 में 1,80,000 का लॉस, फिर 1,65,000 का प्रॉफिट, फिर 210 का प्रॉफिट, और फिर एकदम से दोबारा क्या प्रॉफिट कम हो रहा है ना। अगर हम देखें तो 2005, 6, 7 इसमें हमारे पास सिचुएशन बेहतर होते हुए नजर आ रही है, और एकदम से 2008 में फिर थोड़ा सा डिप आ रहा है प्रॉफिट्स के अंदर। नीचे जब आप देखते हो तो आपको नजर आता है ड्यूरिंग द ईयर 2008 एन abnormal loss amounting to ₹90,000 was incurred। और आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ गई कि 2008 में ये डिक्लाइन एकदम से प्रॉफिट क्यों किया? क्योंकि एक एबनॉर्मल लॉस अकर हुआ। ठीक है, एक एबनॉर्मल लॉस हुआ जी। यानी कि क्या एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस वो एक्सपेंस होता है जो कि नॉर्मली आपका जो कि आपका एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना, जो कि आपको पता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये हमारा इनकर नहीं होता, राइट। इसी तरह अब नॉर्मल गेन भी क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको पता था कि भाई नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर इस तरह का हमारे पास कोई इनकम नहीं होता। तो आपके पास सिचुएशन क्या, अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट्स के मेथड पे ही, राइट। लेकिन आपको ये बताया जाएगा, अगर आपको ये बताया जाए कि जी कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो आपने करना क्या है? उस एबनॉर्मल लॉस की करनी है एडजस्टमेंट। क्या मतलब है? आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उस साल का कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट कितना आना था। ठीक है, अच्छा जुलेखा भी आया आपका 85,000। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आ गई हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करें। ओहो, आप उस टाइम थे उसी पे लगे हुए थे। चलो अभी इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 आपने फिर सुना है क्या? तो अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये लिखा हो कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन था, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस या ये एबनॉर्मल गेन ना होता तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस क्या आता। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से करेंगे? अब अगेन इसमें आपको अपेरेंटली सारे प्रॉफिट गिवन है ना, लेकिन आपको ये पता चला कि जी यहाँ पे नॉर्मल गेन या लॉस की सिचुएशन है, तो आपने कहा, आप ये कहेंगे कि हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्या मतलब है एडजस्टमेंट करने का? अब इसका अगर मैं आपसे ये पूछूंगी जी लॉस अगर ना होता तो कितने का प्रॉफिट आना था? 2008 का। सिर्फ 2008 में इशू है ना, तो अब आप 2008 का सिर्फ बताएं, सोच के बताएं एडजस्टमेंट से क्या मुराद है। मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर ये नॉर्मल लॉस ना होता तो प्रॉफिट कितना आता? कितना आता? सोचे जरा। 135 प्लस 90,000, वेरी गुड, है ना, यानी कि 2,25,000। कि अगर ये लॉस ना होता तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होता? 2,25,000। तो बेसिकली अब आप जो गुडविल निकालेंगे ना, गुडविल के लिए जो आप एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें अब आपने 2008 का प्रॉफिट लेना है 225,000। अगर यहाँ पे होता एबनॉर्मल गेन
तो आप क्या करते, माइनस करते उस एबनॉर्मल गेन को, कि अगर ये एबनॉर्मल गेन ना होता तो क्या प्रॉफिट आना था, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है ना, उसको सही सिचुएशन डिपिक्ट करनी चाहिए। अब आपको पता है कि अब नॉर्मल लॉस आना एक नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मली हमारे पास इस तरह से नहीं होता, वो कोई एक वन ऑफ सिचुएशन हो गई होगी, केस हो गया होगा जिसकी वजह से ये इश्यू आ रहा है, वरना नॉर्मली ये नहीं होता। तो हम अपने एवरेज प्रॉफिट्स को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है कि नॉर्मली आपका प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होता है, वो इतना होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? तो अब आपने किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगेन एवरेज प्रॉफिट्स मेथड निकाल कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपने किया कि अब एवरेज प्रॉफिट्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कहा जी पहले साल 180 का लॉस, तो आपने कहा कि हम पहले इसको ऐड कर देते हैं, माइनस साइन में लिख देंगे, 1,80,000 का लॉस, ठीक है, प्लस फिर आपके पास 165 और 210, फिर आपने कहा कि अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, 135 आपका प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, इसमें आपने ऐड कर देना है 90,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने साल है, 4 साल है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट्स, हाँ जी, कितने आ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट्स, 105,000। गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गुडविल आपकी कैलकुलेट होगी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेज। तो आपने कहा गुड हो गया 105,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा गुडविल। यहां तक बात क्लियर है, 315,000 जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, चले अब देखें हैंडआउट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अब ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन एक्चुअली ये इतना है नहीं। अब हम एक और तरीके से देखते हैं, लॉस को क्यों ऐड करा, बताएं आप, क्या बोला मैंने, मोहसिन जुलेखा क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि ये अब नॉर्मल लॉस है ना, अब नॉर्मल किस्म का एक्सपेंस है, नहीं नहीं नेट ऑफ थोड़ी किया है, नेट ऑफ थोड़ी किया है मैंने, तो एक किस्म का इसको ऐड बैक किया है। मैंने ये कहा कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता, है ना, अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता, एग्जैक्टली तो क्या प्रॉफिट होता। आपको पता है कि नॉर्मली ये आपको लॉस आप इनकर नहीं करते हो, नॉर्मली आपका एक्सपेंस इनकर नहीं करते हो, तो आपने ये करना है कि नॉर्मल फिर प्रॉफिट उस साल का कितना होता, और उस फिगर को आपने यूज करके आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर यहाँ पे होता है एबनॉर्मल गेन 90,000 का, अगर एबनॉर्मल गेन होता तो हम 1,35,000 में से माइनस करते 90,000 को, हम कहते हैं कि ये हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ है, बिल्कुल एबनॉर्मल हुआ है, नॉर्मल फिर क्या गेन होना था, 135 माइनस 90,000, ठीक है। तो आपने नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो सिनेरियो में प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल वाली सिचुएशन को एडजस्ट करने के बाद रिवर्स करना है, बेसिकली रिवर्स कर देना है कि अगर हमारे पास सिचुएशन ना होती तो क्या होता, राइट, उसको फिर हमने यूज करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आपके पास आपके सिलेबस में थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है कि क्या रिवैल्यूएशन आपके सिलेबस में मौजूद है या नहीं, सिलेबस इज नॉट क्लियर ऑन दैट, लेकिन हम करते क्या है, आप जिस तरह गुडविल की कैलकुलेशन चलो समझ में आती है कि चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चलो गुडविल की कैलकुलेशन की हद तक हम थोड़ा कर सकते हैं, राइट। इसी तरह जैसे ही कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आता है तो गुडविल तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, साथ ही हमें रीवैल्यूएशन का भी शायद सिनेरियो
मतलब नजर आए, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन होता है नॉर्मली। जरा इसको देखते हैं कि अब रीवैल्यूएशन गेन या लॉस हम किस तरह से निकालेंगे और इसका रीजन क्या है, क्यों निकालना है। आपको नजर आ रहा है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:3, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2014 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। तो क्या हुआ, चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गुडविल की अकाउंटिंग भी होगी, गुडविल की कैलकुलेशन भी होगी, और साथ ही हम एक और चीज जो अलग से एक चीज है ना उसको देख रहे हैं। अब हम रीवैल्यूएशन सिर्फ देखेंगे। तो आपके सामने क्या गिवन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गोइंग टू बी 1:3:1। Following is the balance sheet of the firm on 31st December 2013, that is immediately before admission. तो आपका एडमिशन आप कब कर रहे हो, अगले दिन कर रहे हो, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर में, और पिछले अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन में यानी कि एक दिन पहले 31 दिसंबर 2013 को बैलेंस शीट ऑफ द फर्म क्या थी, वो ये थी। अब अगेन गुडविल कराते हुए मैंने एक बात का आपका ध्यान उस तरफ लगाया था कि हम लोग अपनी अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं ना, हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं बुक वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। यानी कि हम मार्केट को नहीं देखते है ना, हमें मार्केट को देखना भी नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, कैसे उसको हम, क्या मतलब हुआ इसका मार्केट को नहीं देखना, तो फिर यहाँ पे हम क्या करें, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास 31 दिसंबर 2013 की जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें ये सारी फिगर्स क्या हमने मार्केट वैल्यूज लिखी हुई है, नहीं ना। हम तो चेंज होने आने से पहले तक, एक दिन पहले तक हम नॉर्मल बुक वैल्यूज पे चल रहे थे। अब होगा क्या, जिस दिन आपका पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा, उसकी डेथ होगी, अमलगमेशन होगा, व्हाटसोएवर, डिसोल्यूशन के केस में एक अलग सिनेरियो आ जाता है, वो आप लोग आगे जाके FAR 1 में पढ़ोगे। लेकिन इधर ये बस ये याद रखने की जरूरत है, जैसे ही चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आएगा आपने गुडविल की कैलकुलेशन के साथ एक और काम भी करना है। और वो क्या काम है, आपने जाना है मार्केट में, पता कराना है कि मेरे पास जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं ना, जितने भी मेरे पास एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यूज क्या हैं, उनकी मार्केट वैल्यूज क्या हैं। इस पॉइंट पे आपने जाके कराना है पता, ठीक है। उससे पहले जो मार्केट वैल्यू थी उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अकाउंटिंग करनी है बुक वैल्यूज पे, ठीक है जी। जब आप गए, अब यहाँ पे देखें जरा क्या क्या आइटम्स हैं आपके पास। एक दिन पहले की जो बैलेंस शीट है वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स आपको नजर आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। और इसमें देखो एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस मतलब होते हुए नहीं दिखाया हुआ, इसका मतलब ये नेट बुक वैल्यूज है ना, इसमें इसका मतलब है कि उन्होंने अलग अलग उसको नहीं रखा हुआ। फिर आपको इन्वेंट्री नजर आ रहा है, डेटर्स नजर आ रहा है, कैश एट बैंक नजर आ रहा है, और ये आपके टोटल एसेट्स यहाँ पे 3.6 मिलियन आ गए। फिर आप इक्विटी अकाउंट में जाते हो तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नजर आते हैं, और कोई करंट अकाउंट नहीं है, यानी कि यही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, और आपको करंट लायबिलिटी नजर आती है। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है 3.6 मिलियन पे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टू बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो ये रीवैल्यूड अमाउंट बेसिकली क्या है, मार्केट वैल्यू है इन पर्टिकुलर आइटम्स की, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अब आपको बताई हुई है कि रीवैल्यूएशन किन किन आइटम्स में रिक्वायर्ड है। अब जरा इधर आ जाए, सबसे पहले आपके पास आया लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 मिलियन। आपकी बुक्स के हिसाब से एक दिन पहले की क्या सिचुएशन है, एक दिन पहले की ये सिचुएशन है कि आप ये कह रहे थे कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू कितनी है, 1360000। आपने जब इसकी मार्केट वैल्यू का असेसमेंट कराया तो आपको पता चला कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 मिलियन। अब आपको क्या करना है, आपको रीवैल्यूएशन बुक करनी है। आपका एसेट ऑलरेडी कितने पे रिकॉर्डेड है, क्या बैलेंस आ रहा है उसके अकाउंट में, 1360000 है ना। आपको उसको लेकर आना है रीवैल्यूड अमाउंट पे। तो बताएं इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं, अभी देखते हैं क्रेडिट क्या करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का सिर्फ आपको पता है कि जी हमने डेबिट करना है ना। अब देखते हैं कि क्रेडिट क्या करेंगे।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी गुड। देखते हैं इसको। आप पहले आए लैंड एंड बिल्डिंग पे, आपने कहा लैंड एंड बिल्डिंग की ऑलरेडी बुक्ड अमाउंट कितनी है 1360000 जो हमारी बुक्स में है। हमें उसको लेकर आना है कितने पे 1.5 मिलियन पे। कितने का डिफरेंस है दोनों फिगर्स में 1,40,000 है ना 1,40,000। आपने कहा हम लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को 1,40,000 से अगर डेबिट कर दें तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने पे आ जाएगा 1.5 मिलियन पे। अब सवाल ये आता है क्रेडिट किसको करेंगे। अब आपने एक अकाउंट खोलना है जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1,40,000 को आपने वहां क्रेडिट कर देना है, ठीक है। वो एंड में अभी बनाते हैं उसको, पहले एक एक करके डबल एंट्रीज पास करेंगे। फिर आप आ जाएं दूसरे आइटम पे, बैलेंस शीट से चलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट से चलते हैं। आप आए प्लांट एंड मशीनरी पे, आपने कहा अब जरा प्लांट एंड मशीनरी की चेक करते हैं कि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। बुक वैल्यू हमने देख ली 8,50,000। जब आप इसकी रीवैल्यूड अमाउंट पर आए तो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 7,70,000। आपकी बुक्स में कितनी आ रही थी 8,50,000। आपने ज्यादा पे रिकॉर्ड किया हुआ था। ये रीवैल्यूड अमाउंट्स का कब पता करवाते हैं जब चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आएगा तभी। उससे पहले क्या रेट्स चल रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या अमाउंट थी मार्केट वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। आपने बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी को 850 पे। इसको कितने पे लेकर आना है 770 पे। वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आप कर देंगे क्या क्रेडिट। और कितने से क्रेडिट करेंगे आप ये कहेंगे 850 इसकी अमाउंट थी पहले, इसमें से इसको हमने 770 पे लेकर आना है, यानी कि 80,000 से हमें प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या हो जाएगा 80,000 से हो जाएगा डेबिट। यहां तक बात समझ आ गई। जुलेखा, मोहसिन, जवान, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और हमारे पास कौन से नॉन करंट एसेट्स थे। अब आप देख रहे हो आपके पास बैलेंस शीट में आ रहा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कितनी वैल्यू है उसकी आपके हिसाब से 3,40,000। अब जब आप नीचे आते हो तो आपको फर्नीचर एंड फिटिंग्स इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा, तो क्या मतलब हुआ उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 0 है, मार्केट वैल्यू 0 है, नहीं ना कोई तो मार्केट वैल्यू होगी। ऐसा हो नहीं सकता, आपके पास एसेट मौजूद है, आप बेच नहीं रहे हो, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्नीचर एंड फिटिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट भी कितनी है, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट नहीं होगी, इन अदर वर्ड्स इसकी मार्केट वैल्यू भी 3,40,000 है, ठीक है। बच्चे बिजनेस बेचने के वक्त करवाना है नहीं करवाना, दैट इज नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ। अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंजेस की, उसमें आपको करवाना है, ठीक है। अभी हम वो वाला सिनेरियो नहीं दे, हम बिजनेस बेच नहीं रहे लेकिन हम लोग को पता करवानी है, हमें गुडविल की कैलकुलेशन फिर भी करनी है, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बुक वैल्यू कितनी है 3,40,000, सही है मोहसिन। उससे हमारा कंसर्न नहीं, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि बस चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आ रहा है तो बस अब आपको करना है, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। तो आपने ये कहा कि भी 3,40,000 बुक वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ इसकी मार्केट वैल्यू भी 3,40,000 है, यानी कि नो रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, ना अपवर्ड रिवैल्यूएशन ना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। जब आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हो उसको कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, और अगर कम कर रहे होते हो तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कहलाता है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में ना अपवर्ड रिक्वायर्ड है ना डाउनवर्ड रिक्वायर्ड है। फिर आप आ गए इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री की आपके हिसाब से वैल्यू कितनी है 6,30,000। अब आप नीचे आए, आपने देखा इन्वेंट्री का क्या यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब है इन्वेंट्री भी 6,30,000 पे ही आपकी
वैल्यू हो रही है इन द बिजनेस, इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट, ठीक है। डेटर्स पर आए, 1,20,000 है डेटर्स की बुक वैल्यू, और मार्केट के हिसाब से डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख रुपीस के हैं। आपको क्या करना है, डेटर्स को क्रेडिट करना है, कम करना है, कितने से, 20,000 से। यहां तक बात क्लियर है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 20,000 से। जी मोहसिन, जवाज, लेखा, क्लियर है ना। ये फिगर किस तरह से आई, चाहे तो यहाँ यहीं पे वर्किंग करके दिखा दें ताकि आपको भी आसानी रहे और एग्जामिनर को भी पता लग जाए, ठीक है। फिर आप आए आगे, इसी तरह से अब ट्रेड पेबल्स पर आते हैं। देखें ट्रेड पेबल्स के लिए अब हम कहां पर आ गए, लाइबिलिटीज में आ गए, सही है, लाइबिलिटीज में आ गए। इक्विटी की रिवैल्यूएशन नहीं होती, ठीक है, इक्विटी अकाउंट्स की रिवैल्यूएशन नहीं होती। ट्रेड पेबल्स पर आ गए, आपके हिसाब से ट्रेड पेबल्स कितने थे, 6,90,000। मार्केट के हिसाब से उन पेबल्स की वैल्यू कितनी थी, 7,50,000। अब यहां पे देखें क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज को अब आपको करना है इंक्रीज, है ना। आपने बुक किया हुआ था, मोहसिन ये ना थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। आपको इसमें ये बात कहनी है कि आपको क्वेश्चन में अगर रिवैल्यूड अमाउंट दी भी है ना ट्रेड क्रेडिटर्स की, आपको करना है रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। वरना हाँ बिल्कुल दिमाग में ये बात आती है कि ये तो वो अमाउंट है जो हमें पे करनी है ना, इसमें क्या वैल्यूएशन की सिचुएशन है, आप यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यू जस्ट हैव टू डू इट, सही है। तो अब आपके पास क्या सिनेरियो है, ट्रेड पेबल्स क्या कह रहा है, वो मार्केट के हिसाब से वो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है, वो कितना कितना अमाउंट है उसका, 7,50,000। आपने कितने का बुक किया हुआ है, 6,90,000। आपको फर्दर बुकिंग करनी है लाइबिलिटीज की, है ना। आपको लाइबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने से, 60,000 से। तो जब हम लाइबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है लाइबिलिटीज को। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, लेकिन ये एक्चुअली रीवैल्यूएशन लॉस है। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, आपके लिए ये पॉजिटिव सिचुएशन है या नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है ना, ऑब्वियसली नेगेटिव सिचुएशन है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स आपके हो जाएंगे क्रेडिट, और क्या डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस किस में बचे जुलेखा, पार्टनरशिप में, हाँ थोड़ा सा वियर्ड सा था। चलें अब अक्रूड एक्सपेंसेस का बताएं। अब अक्रूड एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, आपने कितने का बुक किया हुआ है, 3,40,000। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख। अब देखो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, अक्रूड एक्सपेंसेस आपने बुक किए हुए थे 340 पे, आपको लेकर आना है 3 लाख पे, यानी कि 40,000 से अब आप कर दोगे अक्रूड एक्सपेंसेस को डेबिट, और किसको क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। और दिस इज समथिंग पॉजिटिव फॉर यू, है ना, दिस इज समथिंग गुड फॉर यू कि आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि अमाउंट कम हो रही है उसकी, तो ये आपके लिए रीवैल्यूएशन गेन है। तो इसको भले नोट कर लें, इंक्रीज इन एसेट इज रीवैल्यूएशन गेन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। अब जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसकी कुछ यूं पोजीशन होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 1,40,000 हमें क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा। जो दूसरे अकाउंट्स है वो मैं नहीं बना रही, ठीक है, मैं बाकी प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट नहीं बना रही। आपको पता है कि डबल एंट्री किस तरह से पोस्ट होगी, सिर्फ रीवैल्यूएशन को देख लें। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट इधर क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 1,40,000 से। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 80,000 से अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से डेबिट हो रहा है 20,000 से अगेंस्ट डेटर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 60,000 से अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स,
और 40,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट अक्रूड एक्सपेंसेस। अब सवाल ये आता है, बिल्कुल ठीक, अब सवाल ये आता है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, लाइक व्हाट हेड ऑफ अकाउंट डज इट बिलोंग टू, क्या ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या चीज है ये? तो उसका जवाब है कि ये इसमें से जो भी इफेक्ट निकलेगा वो आपकी इक्विटी में जाएगा। बिल्कुल, जब अमाउंट इंक्रीज होती है, जब मार्केट वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो, आपने बुक वैल्यू कम रखी हो, आपको अभी बुक वैल्यू को बढ़ाना है एसेट की और मार्केट वैल्यू पे लेकर आना है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन गेन करते हैं। और अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है, आपने ज्यादा पे बुक किया हुआ है एसेट को, तो आपके लिए नेगेटिव चीज है ना। आप कह रहे थे कि मेरे एसेट की वर्थ ज्यादा है, मार्केट कह रहा था नहीं है इतनी वर्थ, तो आपके लिए नेगेटिव चीज है, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है, डेबिट साइड पे क्या आ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सस्पेंस अकाउंट की तरह का थोड़ी है ये कि कुछ भी इसकी नेचर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर जो भी इफेक्ट आएगा ना वो इक्विटी में जाएगा, तो एक किस्म का ये इक्विटी का ही पार्ट है, ठीक है, कैपिटल का पार्ट है ये, सही है। अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, अगर आप देखो डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स और ट्रेड पेबल्स, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हमें डिक्रीज करना था, है ना। इसी तरह डेटर्स की वैल्यू भी हमारे पास डिक्रीज हुई और ट्रेड पेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी वो क्या होती है, रीवैल्यूएशन लॉस। इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी ये हमारे पास होता है रीवैल्यूएशन गेन। तो हमने ये देखा यहाँ पे तीनों आइटम्स, हाँ मोहसिन अभी रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, मैं भी बताती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो तीनों आइटम्स है सारे लॉस वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे आएंगे रिवैल्यूएशन लॉसेस। क्रेडिट साइड पर आते हैं तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग हमने इंक्रीज किया था, अक्रूड एक्सपेंसेस हमने डिक्रीज किया था, दोनों रिवैल्यूएशन गेन्स हैं। तो डेबिट साइड आपकी हो गई रिवैल्यूएशन लॉस की, है ना, ये सारे रिवैल्यूएशन लॉसेस हैं। क्रेडिट साइड होगी रिवैल्यूएशन गेन की। अब आपने करना क्या है, आपने निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। जब आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली तो आपको पता चला क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम था, यानी कि रिवैल्यूएशन गेन्स की अमाउंट ज्यादा थी, रिवैल्यूएशन लॉसेस की अमाउंट कम थी। तो नेट बेसिस पे क्या सिचुएशन हो गई, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, राइट। नेट बेसिस पे कितने का रिवैल्यूएशन गेन हुआ, 20,000 का। अभी इसको नोट ना करें, सिर्फ देखते रहे। आपने ये काम कर लिया, आपने कहा कि जी रिवैल्यूएशन गेन हुआ है हमारा 20,000 का, और वो किस तरह से हमें पता चला, हमने नेट ऑफ कर दिया जितने भी रिवैल्यूएशन गेन्स या लॉसेस थे। अब देखें होगा क्या, अब करना क्या है, इसको इसकी डबल एंट्री कहां पास करनी है। जिस तरह गुडविल क्या था, गुडविल था कि आपके पार्टनर्स ने जो मेहनत की थी, जो रेपुटेशन बनाई थी, उसका हम उनको बेनिफिट देंगे आगे जाके। वो आप FAR 1 में उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग देखोगे कि डबल एंट्रीज क्या पास होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बता देती हूँ। अब देखो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, ये किसकी मेहनत की वजह से हमारे एसेट्स जो हैं वो इस तरह के हुए हैं, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आया है, पुराने पार्टनर्स की वजह से। इस सवाल में पुराने पार्टनर्स कितने थे, पुराने पार्टनर्स सिर्फ 2 थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो जब मिस्टर सी आएंगे बिजनेस में तो हम मिस्टर सी को क्या कहेंगे कि आपने कैपिटल भी लेकर आना है, इसके अलावा आपने गुड रेप्यूटेशन की भी हमें पेमेंट करनी है, और क्या करना है, जो रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है ना उसका भी हमने थोड़ा बहुत काम करना होगा, वो आप FAR 1 में देखोगे। लेकिन इधर अब आप करेंगे क्या, इधर हम ये काम करेंगे कि अपने पुराने पार्टनर्स को हमने उनकी जो मेहनत थी ना जिसकी वजह से 20,000 का गेन आया, हमने उन पुराने पार्टनर्स को उस मेहनत का सिला देना है, ठीक है। हमने ये कहना है कि इससे पहले हमने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कितना है, हमने ये नहीं देखा था कि हमारे इंडिविजुअल एसेट्स और उनकी मार्केट वैल्यूज क्या हैं। हमने आज के दिन, चेंज के दिन ये काम करना है, और अगर तो गेन आया तो वो पुराने पार्टनर्स को एट्रीब्यूट होगा,
और अगर लॉस होगा वो भी पुराने पार्टनर्स को ही एट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ए और बी की हम बात करेंगे। जब ए और बी थे सिर्फ, तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:3। तो हमने ए को किस तरह से डिवाइड कर देना है, 20,000 को याद रखिएगा हमें डिवाइड करना है 1/4 इंटू 20,000। कितना आंसर आ रहा है, 5,000। और बी को हमने दे देना है 3/4 इंटू 20,000। तो इसको बेसिकली आप लिखते किस तरह से हो, 20,000 का पहले आपने कैलकुलेटर में निकालना है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैलकुलेटर में, और आपने देख लेना है कि ये कौन सी साइड पे आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है। ये करने के बाद आप ऑटोमेटिकली पहले क्या कर दो, 20,000 को ना ब्रेक करके लिख दो। 20,000 इंटू 1/4 किया यानी कि 5,000, और रिमेनिंग 15,000 इस तरह से। तो आपने डेबिट साइड पे लिखा लेकिन ब्रेक करके, ताकि आपको ये आसानी रहे कि अब क्या होगा, पुराने पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है ना नेट 20,000 से। तो क्या सिचुएशन हो रही है, डबल एंट्री क्या पास हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, और क्रेडिट क्या होंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो पार्टनर ए के कॉलम में क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा 5,000, पार्टनर बी के कॉलम में क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा 15,000। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब एक और सवाल। नहीं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन हो रहा है ना, सिर्फ ये रहा, इधर सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। और आप FAR 1 में ये पढ़ोगे, नहीं वैसे भी कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, वैसे भी कैप, क्योंकि जब चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आता है ना, ये इंशाल्लाह आपको FAR 1 में ये फर्दर बात कंफर्म हो जाएगी। जब चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आता है ना, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, तो हमारे करंट अकाउंट्स अगर मेंटेन हो रहे होते हैं ना, तो हम उनको क्लोज कर देते हैं, हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। अगर चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आता है, फिर हम कहते हैं कि अगर करंट अकाउंट मेंटेन हो भी रहा है ना, उसमें जितने का बैलेंस होगा ना, वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो इन एनी केस कैपिटल अकाउंट में ही जो है वो यही होता है। ठीक है, मुझे भी ऐसा हो गया, पढ़ाया हुआ मुझे काफी टाइम हो गया है। तो मोहसिन देखो, वो जो चीज है ना, वो आप FAR 1 में पढ़ोगे इंशाल्लाह। इंट्रो के स्कोप में वो है भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्रो में हम चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर वो मना कर रहा है कि नहीं है। ये मैं जस्ट टू बी सेफ मैं आपको ये करा रही हूँ कि क्योंकि उसमें अपडेट के अंदर रिवैल्यूएशन का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। सिर्फ इस हद तक इसको करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब किस तरह से बनेगा रिवाइज, वो इतना काम नहीं है, सिर्फ हाँ, इनकी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आएगी, क्योंकि देखो एडमिशन के बाद ना सिर्फ यही दो काम नहीं है, इसके अलावा भी और भी काम होते हैं, वो आप FAR 1 में पढ़ोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, अगर मैं आपको अभी सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बना भी दूं ना, तो वो गलत होगी, क्योंकि उसमें उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हमें करने हैं। जिस तरह आपको पहले मैंने आपको बताया गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की अकाउंटिंग तो हमने सीखी नहीं कि डबल एंट्रीज क्या पास होंगी, राइट, और वो सीखनी भी नहीं है, वो FAR 1 में इंशाल्लाह आप लोग करोगे। ठीक है, वो FAR 1 का पार्ट है। हाँ, अल्लाह ना करे आए रिवैल्यूएशन आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने करा दिया कि अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप कर सकोगे। गुडविल का भी यही। अब गुडविल के अंदर एक और चीज है, एक और छोटा सा मेथड है करने का गुडविल की कैलकुलेशन का। अब उसके अंदर मैं उसका क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकी थी, तो मैं अभी आप लोगों के सामने इसको लिख रही हूँ। इंशाल्लाह मैं वही लिखा हुआ होगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह वही वाली चीज आपको जो है वो हैंड आउट 4 मैं अपलोड करूंगी अभी रात को। ठीक है, हैंड आउट 4 में क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 भी होगा, जो मैं आपके सामने अभी टाइप कर रही हूँ। ठीक है, इसको जरा, ये भी अगेन मेरी अपनी बनाई हुई एग्जांपल है, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू। ठीक है, ये भी सेफ साइड पे रहने के लिए मैं आपको करा रही हूँ। सही है जी।
हाँ जुलेखा, आना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपका FR1 का पार्ट है ना। गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, वो अगर वो कराने लग गए तो फिर तो एक किस्म का चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर पे सारा ही हो गया ना। बस रह गया क्या, फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें ही रहती हैं बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं आएगा। एक दफा ये अटेम्प्ट आप लोगों की गुजर जाए ना तो हमें थोड़ी और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि नए सिलेबस के हिसाब से वो पार्टनरशिप में एग्जैक्टली टेस्ट क्या करना चाह रहा है। ठीक है, हाँ अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सिचुएशन हो। चले कोई बात नहीं। चले जी, अब देखिए यहाँ पे इसने आपको क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या मतलब हुआ कि अगर आप पूरे बिजनेस को इकट्ठा बेचने जाते हो, जिसमें सारे एसेट, सारे लाइबिलिटी, सारी मशीनरीज, वही लैंड, वही बिल्डिंग इकट्ठा एज अ पैकेज, जब आप पूरी फर्म को बेचने के लिए जाते और आप मार्केट में वैल्यू देखते तो आपको उस फर्म के बदले कितने पैसे मिलते? 2.2 मिलियन। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि फेयर वैल्यू ऑफ द होल फर्म क्या थी? 2.2 मिलियन। अब आपने क्या किया? आपने किया, अब फॉर एग्जाम्पल कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आया, इस वजह से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब वो आपको ये बता रहा है बुक वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड देयर मार्केट वैल्यूज या फेयर वैल्यूज आर एज फॉलोज। तो फिर इनमें, इन मार्केट वैल्यूज में और ये जो ऊपर फेयर वैल्यू गिवन है उसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम एज अ पैकेज अपने बिजनेस को बेचें तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? 2.2 मिलियन। और अगर हम उस बिजनेस के अंदर जो इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अगर हम उनको बेचने चले जाएं या पे ऑफ करने चले जाएं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे या कितने पैसे हमारी जेब से निकलेंगे? यहां तक बात समझ आ रही है? ये मार्केट वैल्यूज और वो जो ऊपर 2.2 मिलियन है उसमें क्या फर्क है? ये इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यूज या फेयर वैल्यूज है, वो पूरी फर्म एज अ होल की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू है। यहां तक बात समझ आ गई? अब सवाल ये आता है, अब यहाँ पे देखें आपको, अब ये दिया हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है? बुक वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द मार्केट वैल्यूज आर एज फॉलोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हमें बैलेंस शीट दे देता आज के दिन की, आज से पहले दिन की, एक दिन पहले की, तो हमें कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज नजर आते? ये सारे। इसके अलावा कोई और एसेट या लाइबिलिटी नहीं मौजूद। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको मैंने कल क्या बताया था कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट होता है कि आप अपने नेट एसेट्स को कंपेयर करते हो किससे?
फेयर वैल्यू से, है ना। आपको नेट एसेट्स को कंपेयर करना है किस चीज से, फेयर वैल्यू से। तो अगर आपके नेट एसेट्स ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो आपके पास कोई गुडविल नहीं होगा। अगर आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है, तो आप कहोगे कि गुडविल की सिचुएशन है ना, कि हमारे जितने के नेट एसेट्स हैं हमें उससे ज्यादा के पैसे मिल रहे हैं। अब इधर देखें, अब सिचुएशन क्या है, आपके पास नेट एसेट्स जो है ना वो दो फिगर्स निकल सकती हैं, यूजिंग बुक वैल्यूज एंड यूजिंग मार्केट वैल्यूज। आप जरा कैलकुलेट करें, इसमें क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को माइनस साइन में कर दें, लाइबिलिटीज को आपने माइनस करना है। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि जी बुक वैल्यूज को यूज करके मुझे जरा नेट एसेट्स की फिगर बताएं, तो वो आएगी 3015,000, है ना। नेट एसेट्स की फिगर आ गई 3015,000। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने मुझे नेट एसेट्स कैलकुलेट करके देने हैं मार्केट वैल्यूज को यूज करके, नेट एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। तो जब आप मार्केट वैल्यूज को यूज करके मुझे नेट एसेट्स की वैल्यू बताओगे, तो वो कितना आएगा, 3305,000। अब आपके पास फेयर वैल्यू तो एक ही गिवन है ना। अब जरा इसको करें, ओहो ये ज्यादा हो गया, एक सेकेंड, इसमें इसको मैं बढ़ा देती हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म 4.2 मिलियन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि बुक वैल्यूज के हिसाब से नेट एसेट्स कितने हैं, 3015,000। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रही हूँ आपके सामने। अगर मैं गुडविल निकालूं किसको यूज करते हुए, बुक वैल्यूज को यूज करते हुए, तो मैं ये कहूंगी 4.2 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है इस पूरी फर्म की, और पूरी फर्म के नेट एसेट्स कितने हैं, 3015,000। तो हमें कितने ज्यादा पैसे कस्टमर पे करने को तैयार होगा, वो होगा 11,18,500। ये तो हो गया पहली तरीके से गुडविल निकालना। फिर मैं आपको ये कह रही हूं, आप नेट एसेट्स से ही तो आपको कंपेयर करना है, तो आप मार्केट वैल्यूज को यूज करके नेट एसेट्स क्यों नहीं यूज कर रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो आप क्यों नहीं गुडविल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब देखते हैं ना कि दोनों में से ठीक कौन सा है। दोनों ठीक नहीं है, दोनों में से कोई एक ठीक है। इधर देखें आप, 4.2 मिलियन माइनस 3305,000। अब यहां पे देखें, जब आपने बुक वैल्यूज को यूज करते हुए नेट एसेट्स निकाले तो आपकी गुडविल कितनी आई, इतनी। और जब आपने रीवैल्यूड अमाउंट मार्केट वैल्यूज को यूज करके निकाली तो 895,000 है। क्या माजरा है, इन दोनों में से ठीक कौन सा है, ठीक है ये वाला। देखो हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होल चेंज आपके बिजनेस को 11,85,000 का पॉजिटिव कुछ आपको इफेक्ट मिल रहा है ना, टोटल 11,85,000 का। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि सारा का सारा गुड रेप्यूटेशन की वजह से नहीं है, ठीक है, रीवैल्यूएशन भी तो हुई है। देखो क्या सिचुएशन है, आपके नेट एसेट्स कितने के थे, बुक वैल्यूज कितनी थी, डीवैल्यूएशन थोड़ी हो रही है इसमें जुलेखा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है ना। इधर देखो, अब यहां पे देखो, अगर मैं हर एक आइटम का निकालूं रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, तो अब आपने कहा कि भाई पार्टनरशिप में कुछ चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आ रहा है, तो हमें ये पता चला कि भाई हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन या लॉस भी तो हो सकता है ना। तो वो सिर्फ इन्वेंट्री डिवैल्यू हो रहा है ना, बाकी ऑन नेट बेसिस तो सारे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू थी 1 मिलियन, मार्केट वैल्यू थी 1.3 मिलियन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आपने कहा रिवैल्यूएशन गेन है। प्लांट एंड मशीनरी में क्या कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आ रहा है, जवाब आएगा नहीं। मोटर व्हीकल्स में भी क्या हो रहा है, 9 लाख, मार्केट वैल्यू 870। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो हम क्या पिक करते, हम बुक वैल्यूज को यूज करके काम कर रहे होते ना, तो फिर हमारी ये पूरी की पूरी गुडविल ये हो जाती।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें मार्केट वैल्यूज भी दी हुई है तो हमने मार्केट वैल्यूज को यूज करके पहले नेट बुक वैल्यू नेट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है और फिर हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि ये वाला मेथड, ये वाला आपका फिगर ज्यादा ठीक है। इधर देखें, अब आपके पास मोटर व्हीकल्स में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री में मार्केट वैल्यू 350 है, बुक वैल्यू है 450, 1 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस है। इसी तरह डेटर्स में मार्केट वैल्यू 150 है, बुक वैल्यू 120, ये आपका गेन आ गया। कैश एट बैंक में कोई रिवैल्यूएशन गेन नहीं, कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं। अब आप आ जाएं लायबिलिटीज पे, बुक वैल्यूज कितनी थी 2,50,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, क्या चीज है ये, गेन है ना। ये आपके पास क्या सिचुएशन है, 50,000 का रिवैल्यूएशन गेन है। इसी तरह आपने ये कहा अक्रूड एक्सपेंसेस में ऑपोजिट चीज है, बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, आपको अपनी अक्रूड एक्सपेंसेस की फिगर को इंक्रीज करना है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि लॉस की सिचुएशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी नेट बेसिस पे बताएं क्या सिनेरियो है, आपने क्या कर देना है, इन सारे रिवैल्यूएशन गेन्स और लॉसेस को नेट कर देना है। और आपने कहा नेट बेसिस पे क्या हो रहा है, नेट बेसिस पे गेन आ रहा है 2,90,000 का, सही है। तो ये जो हमने फिगर निकाली थी 11,85,000, अगर हम बुक वैल्यूज को यूज करके फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म से, तो वो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको गुडविल की वजह से नहीं मिला, उसमें से कुछ बेनिफिट आपको इसलिए भी मिला है कि आपके जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी मार्केट में वैल्यूज आपके लिए फेवरेबल थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे कि हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर दो किस्म के हमारे पास आइटम्स बुक हो रहे हैं। एक हो रहा है आपके पास 88,95,000 का गुडविल और दूसरा हो रहा है 2,90,000 का रिवैल्यूएशन गेन, दोनों को ऐड करें तो वही बन रहा है 11,85। और रिवैल्यूएशन गेन किस तरह से कैलकुलेट होगा, रिवैल्यूएशन गेन कैलकुलेट हो रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, और नेट एसेट्स किस पे, एट रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो जहां पे आपके पास रीवैल्यूएशन हो रही है तो आपने वहां पे नेट एसेट्स के लिए क्या क्या यूज करना है, आपने रीवैल्यूड अमाउंट्स को यूज करना है। क्या लॉस आए, हाँ अगर लॉस आए तो हमने यही करना है, आपने बस इस चीज को फिक्स कर लेना है कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट होगी। बच्चे वो तो फिर अलग ही है ना, वो अलग चीज है, हमने बस ये देखना है कि इस सिनेरियो में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स यूजिंग मार्केट वैल्यूज, यूजिंग रीवैल्यूड अमाउंट्स। और जहां पे रिवैल्यूएशन कहीं नहीं हो रही वहां पे आप कैरिंग अमाउंट यूज करोगे, जिस तरह यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मोटर इधर प्लांट एंड मशीनरी में बुक वैल्यू जितनी थी उतनी मार्केट वैल्यू है, तो आपको यही फिगर पिक करनी है ना, हमने 8 लाख को यूज किया। यहां तक बात समझ आ गई। बस ये फिक्स कर लें कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपने नेट एसेट्स को नहीं बच्चे, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आने का गुडविल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुडविल होते हुए रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है। देखो रिवैल्यूएशन तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसमें गुडविल, उसमें रेपुटेशन की थोड़ी कोई काम है। अब अगर लैंड एंड बिल्डिंग, अगर मेरी प्रॉपर्टी की जो इंडस्ट्री है, जो प्रॉपर्टी की मार्केट है, अगर वो डाउन हो रही है तो उसमें मेरे बिजनेस की गुडविल या रेपुटेशन का थोड़ी कोई कमाल, या अगर आप हो रही है तो उसमें कोई कमाल थोड़ी है मेरी रेपुटेशन का। तो वो जो जनरल मार्केट प्राइसेस आपकी ऊपर नीचे हुई हुई है। अब एक मशीनरी है, आपके पास मशीनरी थी, उसके बदले अब एक नया मॉडल आ गया है मार्केट में, जाहिर सी बात है पुरानी वाली मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसमें आपकी रेपुटेशन का कोई अमल दखल है नहीं। तो ये इसीलिए तो ये बात हाईलाइट मैंने करने के लिए बात की है कि रीवैल्यूएशन गेन इज एंटायरली डिफरेंट, इट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम गुडविल।
गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपने बस ये चीज याद रखनी है कि फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आपने कंपेयर करना है नेट एसेट्स यूजिंग रीवैल्यूड अमाउंट्स वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, ये काम करेंगे तो गुडविल आएगा इतना। अब भले रिवैल्यूएशन लॉस आए, हमें कोई सिर्फ वो नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं एक रिवैल्यूएशन लॉस वाला सिनेरियो भी कर देती हूँ। रिवैल्यूएशन लॉस वाला कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ये इसको कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं फिगर्स को। यहां तक समझ आ गई बात? जुलेखा, मोहसिन, जवाद क्लियर है? और उस्मान पक्की बात है? चले ठीक है, इसी के अंदर मैं जरा फिगर्स को एडजस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि रिवैल्यूएशन लॉस किस तरह से आ सकता है और उसके बावजूद आपके पास वो कैसे हो सकता है कि गुडविल आए। ये देखिए, ये देखिए, मैंने बस थोड़ी सी फिगर्स की एडजस्टमेंट की है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000 का रिवैल्यूएशन लॉस, मार्केट वैल्यू कम बुक वैल्यू ज्यादा। इधर 2 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस, मार्केट वैल्यू कम बुक वैल्यू ज्यादा। और इन सारों का मैंने एज इट इज रखा तो नेट बेसिस पे क्या आ रहा है? रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 2,60,000 का, है ना? नेट बेसिस पे क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है कितने का? 2,60,000 का। लेकिन अब जरा गुडविल पे देखते हैं। गुडविल के लिए हमने क्या यूज करना है? फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है? 4.2 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म जो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो कितनी थी? 4.2 मिलियन माइनस कौन सी फिगर? 22755,000। नेट एसेट्स यूजिंग मार्केट वैल्यूज 2,755,000। बताएं गुडविल है ना? फेयर वैल्यू आपकी ज्यादा है, फेयर वैल्यू आपके पास 4.2 मिलियन है, नेट एसेट्स कितने हैं आपके पास? 2,755। तो यहां पे आपके पास गुडविल आ रही है और उसके साथ रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जुलेखा, मोहसिन, जवाद, उस्मान, ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जितना हमें पार्टनरशिप में डिस्कस करना था वो हमने अब कर लिया है डिस्कस। ठीक है, अब आपके पास, हाँ वो अलग करेगा, बिल्कुल ठीक। रिवैल्यूएशन लॉस इक्विटी को कम करेगा, उससे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, है ना? अब हम ऊपर आते हैं। अगर आपके पास रिवैल्यूएशन लॉस है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसके क्रेडिट साइड पे, है ना? यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूं कि हमारे पास ये फिगर आ रही है, लेट्स से 1,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड है लॉसेस वाली, क्रेडिट साइड कम है। कितने से कम है, कितने से ज्यादा है? 80,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब यहां पे देख लें, अब अगर आपके पास रिवैल्यूएशन लॉस आता है, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि आपके पास डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, इसीलिए नेट लॉस आ रहा है। अब इस लॉस से क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहां लिखेंगे और आप ये कहेंगे मिस्टर ए का 1/4, सॉरी 1/4 और मिस्टर बी को 3/4 क्या मिल जाएगा? उनका शेयर मिल जाएगा। तो लॉस कितना एट्रीब्यूट होगा? इससे क्या हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1/4 इंटू 80,000, आंसर क्या आएगा? 20,000 और रिमेनिंग 60,000 मिस्टर बी को चला जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस की फिगर से क्रेडिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे, तो इक्विटी आपका कम हो जाएगा। सही है? तो अल्टीमेटली गुडविल से इक्विटी बढ़ेगी और रिवैल्यूएशन लॉस से इक्विटी कम होगी, लेकिन ये काम हमने अलग अलग होते हुए दिखाने, हमने एक फिगर नहीं निकालनी।
इसलिए हमने मार्केट वैल्यूज को यूज किया था, ताकि मार्केट वैल्यूज को यूज करके नेट एसेट्स की हमें ये पता लग जाए कि गुड रेप्यूटेशन की वजह से कितना अमाउंट हमारा बिल्डअप होगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो पार्टनरशिप्स का जो हमारा टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट कराना था, राइट? तो अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है काफी, कर ले। ठीक है, 9:30 हो रहे हैं, आज एक्सचेंज कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास रह जाएगा सिर्फ, तो कल हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। कल करें, बेहतर है आज कर लें, क्या ख्याल है? आज कर लेते हैं, ठीक है, आज कर लेते हैं ताकि कल हमें अच्छा है सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन करने को आए, राइट? अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड जवाब, लेकिन जस्ट आपको तो आइडिया होगा FAR 1 में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा खोल दूं। चलें जी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन करके देख लें, दूसरा वाला मैंने आपको सॉल्व सोल्यूशन भी यहाँ पे बना दिया है, आराम से इसको देख लीजिएगा। प्रॉब्लम होता है मैं कल उसको रिवाइज करा दूंगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब हम जरा अपना मोड थोड़ा सा चेंज करें, मूड थोड़ा सा चेंज करें, और अब आप वापस से आ जाए नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन के टॉपिक में वापस आ जाए। तो आपके पास अब क्या था, हमने डिस्पोजल्स पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था कि अगर मशीनरी डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो हमने उसकी किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, राइट? अब ये भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी क्या है, ये डिस्पोजल्स की ही एक ट्रांजैक्शन है, एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है जरा पहले पढ़ लेते हैं, या एक काम ये करते हैं, मैं आपको पहले सिंपल एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ठीक है, पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ एसेट से क्या मुराद है कि आपके पास एक पुरानी कोई एसेट पड़ा हुआ था, नॉन करंट एसेट, एसेट से मुराद नॉन करंट एसेट। ठीक है, पुराना कोई नॉन करंट एसेट आपके पास पड़ा हुआ था, आपने कहा कि भाई अब नया मॉडल आ गया फॉर एग्जांपल इस मशीनरी का, और ये वाली मशीनरी हमारे लिए हो गई है यूजलेस। अब आप गए हो दुकानदार के पास, आपने कहा कि भाई ये की पुरानी मशीनरी मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने इसको बेच के मैंने नई मशीनरी लेनी है। सप्लायर आपको कहता है कि मैं जो हूं ना एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस भी करता हूं। हम पूछेंगे क्या मतलब, वो कहेंगे कि आप मुझे अपनी पुरानी मशीनरी दे दे और नई मशीनरी मेरे से ले लें। हम कहेंगे अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी कि हमारी इतनी मतलब इतनी बुरी हालत में पुरानी मशीनरी पड़ी हुई है, उसको हम लोग दे के नई मशीनरी खरीद लेंगे, बिल्कुल नई नवेली, बिल्कुल नया मॉडल, तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। सप्लायर आपको कहेगा एक मिनट रुक जाएं, मैं आपको ये चीज मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूं, यानी कि आपसे मैं आपका पुराना एसेट तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप जो मुझे एसेट दे रहे हो वो बहुत ही पुराना है, डेप्रिशिएटेड है, उसकी वैल्यू कम है बहुत, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि भाई आपसे मैं अपना पुराना आपका मॉडल, इतनी पुरानी मशीनरी लेके आपको नए मॉडल की मशीनरी दे दूं, ऐसे ही आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसे भी लूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, ये वाली सिचुएशन आपकी लेमैन अगर मैं आपको बोलूं सिंपल टर्म्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में इस तरह से होता है, पुराना फ्रिज दे नया फ्रिज ले, राइट? अब जरा मुझे एक बात ये बताएं, न्यू फ्रिज अगर हम वैसे खरीदने जाते हैं तो वो पड़ता है फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज का। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अब आपको पता है कि जी आपका ओल्ड फ्रिज भी है ना, आपने ओल्ड फ्रिज की अकाउंटिंग की हुई है, आपको पता है कि जी ओल्ड फ्रिज की नेट बुक वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताएं, सामने वाली पार्टी को भी नजर आ रहा है कि ये पुराना फ्रिज है, उसको भी नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू 30,000 से कम ही होगी, वो आपको ऐसे तो नहीं करेगा ना कि आपका पुराना फ्रिज लेके आपको नया फ्रिज दे दे, है ना? वो आपको ये कहेगा ठीक है मैं आपसे नया पुराना फ्रिज ले रहा हूं, लेकिन मैं अब आपको नया फ्रिज भी दे रहा हूं ना, आप बस क्या करें कि मुझे 60,000 की पेमेंट ना करें, मुझे थोड़े से कम अमाउंट की पेमेंट कर दें। यानी कि न्यू फ्रिज को खरीदने के लिए
आप कैश भी पे कर रहे हो और अपना पुराना फ्रिज भी दे रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? कंसिडरेशन क्या चीज होती है? कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो कि कोई कस्टमर पे करे टू अक्वायर अ गुड और अ सर्विस। तो यहाँ पे आप नए फ्रिज को अक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए दो किस्म की कंसिडरेशंस पे कर रहे हो। एक तो हो गई कैश कंसिडरेशन और दूसरी हो गई नॉन कैश कंसिडरेशन। वो बात आपको सिर्फ ये बोलेगा कि अब आप न्यू फ्रिज की बिल्कुल बदले में वो न्यू मशीन दे रहा है ना, बदले में वो न्यू मशीन दे रहा है, लेकिन वो ले क्या रहा है? आपकी पुरानी मशीनरी भी और थोड़े से पैसे भी ले रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आप मेरे से नया फ्रिज ऐसे ही खरीदने आते हो तो मैं आपको 60,000 का दूंगा, लेकिन क्योंकि अब आप मेरे पास आ रहे हो अपना पुराना फ्रिज लेके, तो मैं आपसे 60,000 नहीं लूंगा, मैं आपसे चले ले लेता हूं लेट्स से 30,000। यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमने नए फ्रिज को खरीदने के लिए अब हमें 60,000 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमने सिर्फ 30,000 की पेमेंट की, अपना पुराना फ्रिज दिया और हम नया फ्रिज लेके घर आ गए। यहां तक बात समझ आ रही है? ये है आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कि जिसमें आपके पास नया एसेट आ रहा है और पुराने एसेट भी जा रहे हैं और कैश भी जा रहा है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में देखो दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक्चुअली। एक हो रही है एडिशन, एक ही टाइम पे, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक हो गई आपकी एडिशन और एक हो गई आपकी डिस्पोजल, है ना? तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आप पुराने मशीनरी को डिस्पोज ऑफ करके नया फ्रिज ले रहे हो, नया एसेट ले रहे हो। तो ये दोनों हो गया, आपके पास एसेट भी हो गया, आपके पास डिस्पोजल भी हो गया। अब यहां पे देखें, हमारे नजदीक हमारे फ्रिज की वैल्यू कितनी थी? 25,000 रुपए, है ना? अब ये बात आपको पता है, आपने अपनी कैलकुलेशन की हुई है, आपकी बुक्स में, आपने किसी को बतानी नहीं है। आप वो फ्रिज लेके सप्लायर के पास जाते हो, दुकान वाले के पास जाते हो और आप उसको बोलते हो कि देखिए मेरे पास कैश इतना नहीं है, लेकिन मेरे पास ये पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है, मुझे एक नया फ्रिज चाहिए जिसकी आपकी कॉस्ट है 60,000 रुपीज। तो अब देखिए मेरे पास इतना कैश नहीं है, लेकिन मैं अपना पुराना एक मशीनरी ले आया हूं, अपना एक एसेट लेकर आया हूं, फ्रिज लेकर आया हूं। अब आप मुझे थोड़ी सी ना ओरिजिनल प्राइस में से रियायत करते हैं, यानी कि कुछ कैश मेरा माफ कर दें, उसके बदले ये फ्रिज ले लें, मैं आपको कैश नहीं दे सकता। वो कहेगा अच्छा ठीक है फ्रिज दिखाओ, हम उसको अपना फ्रिज दिखाते हैं, वो उसको देखता है, उसको चेक करता है और वो ये कहता है कि ये जो फ्रिज आप मेरे पास लेकर आए हो ना पुराना, इसके बदले मैं चलो आपके कितने माफ कर देता हूं? 30,000 रुपए माफ कर देता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, नए फ्रिज की कीमत कितनी है? 60,000, और आपको पुराने फ्रिज की वजह से डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? कॉस्ट कितनी थी? अगर आप इसको बगैर किसी पुराने फ्रिज के लेने खरीदने जाते हैं तो नया फ्रिज आपको 60,000 आपको कैश पे करना पड़ता, लेकिन अब आप क्योंकि साथ में पुराना फ्रिज भी दे रहे हो तो आपको कैश कितना पे करना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो यानी कि आपको अलाउंस कितने का मिला है बिकॉज ऑफ द ओल्ड फ्रिज? 30,000 रुपए, यानी कि 60,000 माइनस 5,000, 35,000। नहीं नहीं नहीं, ना 5,000 है ना 35,000 है। एक सेकेंड रुक जाएं, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं 40,000 कर देती हूँ। नहीं, आप लोग गलत कह रहे हो। ये देखो, मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर मैं नया फ्रिज खरीदने जाती खाली हाथ, नहीं मोहसिन आप मेरी बात सुनो, नया फ्रिज मैं अगर खरीदने जाती विदाउट एनी ओल्ड फ्रिज तो मुझे कितने का कैश पे करना पड़ता? मुझे कैश पे करना पड़ता 60,000 रुपीज। अब क्योंकि मैं पुराना फ्रिज भी साथ लेके जा रही हूं और मैं ये कह रही हूं कि मैं पुराना फ्रिज देके थोड़ा सा पैसे देके नया फ्रिज लेना चाह रही हूं, तो मैंने अपने सप्लायर को जब अपना फ्रिज दिखाया तो उसने मुझे कहा कि चलें ठीक है, अब आप इस नए फ्रिज के लिए 60,000 पे ना करें, सिर्फ 40,000 पे कर दें। ठीक है, क्या मतलब हुआ? वो ये कह रहा है
कि आप क्योंकि अपने साथ अपना एक पुराना एसेट भी लेकर आए हो ना, तो मैं आपको अलाउंस कितने का दे देता हूं, 20,000 रुपीज का। आपको एक्चुअली पे करना कितना था, 60,000, लेकिन क्योंकि आप मुझे अपना पुराना एसेट भी दे रहे हो, तो मैं आपसे कैश में 60,000 नहीं लूंगा, मैं आपसे कैश में लूंगा सिर्फ 40,000। 20,000 का मैं आपको दे दूंगा अलाउंस। उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन का क्या मतलब है, ट्रेड इन करना यही होता है कि आप एक मशीनरी दो, दूसरी लो। तो पुरानी मशीनरी देने की वजह से हमें अलाउंस कितने का मिला, हाँ वो देखते हैं अभी। लेकिन इसमें ट्रेड इन अलाउंस से क्या मुराद है कि पुराने एसेट को देने की वजह से आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है कैश की टर्म्स में, सही है। तो ट्रेड इन अलाउंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड इन अलाउंस कैलकुलेट करते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू फ्रिज माइनस कैश पेड। तो लिस्ट प्राइस कितनी है न्यू एसेट की, 60,000, माइनस कैश पेड कितना है, 40,000। तो आपको 60,000 पे करना पड़ता, लेकिन आपको अभी सिर्फ 40,000 पे करना पड़ रहा है, यानी कि 20,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड एसेट। अब यहां पे देखें, आपको आपके सप्लायर ने ये 20,000 किस तरह से डिटर्मिन किया, आपके फ्रिज की हालत वगैरह देख के। सप्लायर के नजदीक इसका क्या मतलब हुआ, सप्लायर के नजदीक इस फ्रिज, अच्छा देखा जुलेखा, पहले सुन ले बात, ठीक है। अब सप्लायर के नजदीक आपके पुराने फ्रिज की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए। इसीलिए तो वो आपको 20,000 माफ कर रहा है कि चलो ठीक है 60,000 के बजाय 40,000 दे दो, रिमेनिंग 20,000 मैं आपके फ्रिज से पूरे कर लूंगा, है ना। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर के नजदीक हमारे पुराने एसेट की वैल्यू कितनी है, 20,000। हमारे नजदीक इस एसेट की वैल्यू कितनी थी, उसकी नेटबुक वैल्यू 25,000। तो आपको लॉस हो रहा है ना इस पे। आपको देखो पता है ना कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, डिस्पोजल है, एडिशन है, और आपको ये बात पता लग गई कि डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस भी होता है। तो यहाँ पे आप गेन या लॉस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि पुराने फ्रिज की वजह से हमें अलाउंस कितने का मिला। ट्रेड इन अलाउंस क्या है, ट्रेड इन अलाउंस एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो सप्लायर है उसके नजदीक आपके पुराने एसेट की वैल्यू कितनी है। तो आपके पुराने एसेट की वैल्यू आपके सप्लायर के नजदीक कितनी थी, 20,000 रुपए, आपके नजदीक वैल्यू थी 25,000 रुपए। तो 5,000 आपका लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन एक्सचेंज है। ये डिस्काउंट नहीं है। लॉस ऑन एक्सचेंज कब आएगा, जब आपका ट्रेड इन अलाउंस ज्यादा होगा। सेम चीज है, इधर हम डिस्पोजल नहीं कहेंगे, इधर हम कहेंगे यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। आप या इसको इसी तरह रहने दें, ठीक है। लॉस ऑन एक्सचेंज कब होगा, जब आपका ट्रेड इन अलाउंस ज्यादा है और आपका नेटबुक वैल्यू कम है। तो जब आपका ट्रेड इन अलाउंस आपका ज्यादा होगा, नेटबुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट से, तो उस सिनेरियो में आपके पास आएगा लॉस ऑन एक्सचेंज। और अगर आपका ट्रेड इन अलाउंस, ओ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ट्रेड इन अलाउंस अगर ज्यादा है नेटबुक वैल्यू से तो गेन आएगा, और अगर ट्रेड इन अलाउंस आपका कम है
तो वो आपके पास आएगा लॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल आता ट्रेड एंड अलाउंस आता लेट्स से 30,000, सही है, अगर ट्रेड एंड अलाउंस आता 30,000 तो आप क्या कहते? आप कहते हमारे सप्लायर ने हमारे पुराने एसेट की वजह से हमें 30,000 का डिस्काउंट दे दिया, हालांकि हमारे नजदीक हमारे एसेट की वैल्यू सिर्फ कितनी थी? 25,000 रुपए। सप्लायर ने आपके पुराने एसेट पे कितनी वैल्यू लगाई? 30,000 रुपए, है ना? आपके हिसाब से जी 25,000 रुपए का ही डिस्काउंट मिलना चाहिए था आपको, क्योंकि आपके नजदीक आपके एसेट की वैल्यू 25,000 रुपए है पुराने एसेट की। तो अगर आपको ट्रेड एंड अलाउंस ज्यादा मिल रहा है, नेट बुक वैल्यू आपकी कम है, तो इसका मतलब है कि वो गेन ऑन एक्सचेंज है। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू का क्या? मार्केट वैल्यू का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ये स्पेशल सिनेरियो है। क्या इस सिनेरियो में आप मार्केट में जाके बेच रहे हो, मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हो चीजों को? नहीं ना। आपके लिए रेलेवेंट क्या चीज है? वो सप्लायर आपको क्या कह रहा है ना? अब यहां पे जरा एक बात सुन लें, आपका वैसे पॉइंट अच्छा है। अगर तो आपको लिस्ट प्राइस नहीं 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 नहीं, हमें भले मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हम एक्सचेंज वी डिसाइडेड कि हम एक्सचेंज इसी सप्लायर से करेंगे, है ना? हम एक्सचेंज इसी सप्लायर से कर रहे हैं, भले मार्केट में ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू है, हमने तो अब ट्रांजैक्शन उसके साथ कर ली, तो हमें हमारे लिए तो वही रेलेवेंट आइटम्स हैं। तो आपने क्या करना है? पहले इंस्टेंस में अगर ये ट्रेड एंड अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए इसको यहां पे बल्कि नोट कर लें कि अगर तो आपको लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट गिवन है, लिस्ट प्राइस से क्या मुराद है कि आपको सप्लायर कितने का वो नया फ्रिज बेच रहा है, ठीक है? सप्लायर की ने क्या लिस्ट प्राइस रखी हुई है उस एसेट की। अब जरूरी नहीं है कि सप्लायर की लिस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू से मैच करे, उसकी मर्जी है। हो सकता है मार्केट में ये वाला फ्रिज जो है वो 80,000 का बिक रहा हो, सप्लायर की लिस्ट प्राइस क्या है उस फ्रिज की? 60,000। आपने तो इसी सप्लायर से बात करनी है ना, इसी सप्लायर की फिगर्स आपके लिए रेलेवेंट है। मार्केट में क्या चल रहा है कोई आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट ना गिवन हो, उसके बदले अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन हो या मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन हो, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे अच्छा इस केस में फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सप्लायर भी उस नए एसेट को उसी वैल्यू पे बेच रहा है जो कि मार्केट में प्रिवेलेंट है, जो कि मार्केट में चल रही है ना? थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको अपने पास नोट कर लें। पहली इंस्टेंस में आपको क्या देखना है? लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट। और अगर लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट ना गिवन हो, तब आप मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू को पिक कर सकते हैं टू कैलकुलेट ट्रेड एंड अलाउंस। जी मोहसिन, जवाद क्लियर है? और उस्मान क्लियर है बात? ठीक है जी। चलें जरा जल्दी से एक क्वेश्चन देख लें। जुबली प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड trade of its used plant and machinery for a new model. The machine given up has a book value of rupees 16,000. तो ये क्या चीज है? ओल्ड मशीनरी की नेट बुक वैल्यू। और आपको ये बताया हुआ है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 24,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 8,000। इसी तरह से 16,000 बुक वैल्यू बनी। और वो ये बता रहा है कि जो पुरानी मशीनरी थी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपए। ठीक है। इट इज ट्रेडेड फॉर अ न्यू मॉडल दैट हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ 32,000। इसमें उन्होंने आपको नई मशीनरी का फेयर वैल्यू नहीं बताया हुआ, लिस्ट प्राइस बता दी है। आपको पता है कि आपको लिस्ट प्राइस ही यूज करनी है ना। इन नेगोशिएशंस विद द सेलर a trade in allowance of rupees 18,000 is finally agreed on for the used machine. सही है। अब जरा मुझे ये बात बताएं,
क्या ये 12,000 की जो फेयर वैल्यू उसने हमें दी हुई है, किस चीज की दी हुई है? पुरानी मशीनरी की। क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है? क्या हम अपनी मशीनरी को मार्केट में जाके बेच रहे हैं? है ना? ना हम अपनी पुरानी मशीनरी को मार्केट में जाके बेच रहे हैं, ना हम अपनी नई मशीनरी मार्केट से खरीद रहे हैं, हम तो इस सप्लायर से बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ढूंढना क्या है? पहली चीज तो ये, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी इज इंटायरली इररेलेवेंट। आपको हमेशा उस सिनेरियो में नेट बुक वैल्यू को ही देखना है टू कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज। पहली चीज तो ये है। अगर आपके पास न्यू एसेट की लिस्ट प्राइस नहीं गिवन तो आप उसकी मार्केट वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं उसको उठाना। आपको हमेशा नेट बुक वैल्यू को देखना है। यहां तक बात समझ आ गई? न्यू एसेट के केस में गुंजाइश है। न्यू एसेट के केस में आप मार्केट वैल्यू ले सकते हो, फेयर वैल्यू ले सकते हो अगर आपको लिस्ट प्राइस ना गिवन हो, लेकिन पुराने एसेट के केस में आपको हर हाल सिर्फ और सिर्फ नेट बुक वैल्यू को ही देखना है। सही है? अब आप इधर आ गए। अब यहां पे देखें रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। अब जरा मुझे एक बात बताएं, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपने ये मशीनरी कितने की खरीदी, नई मशीनरी, तो आप उसको उसकी लिस्ट प्राइस ही बताएंगे ना, है ना? आप उसको उसकी लिस्ट प्राइस ही बताएंगे कि इस मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी है, इस मशीनरी की टोटल कॉस्ट है उसकी लिस्ट प्राइस। अब देखें इसके मार्क्स हैं 3। अब इसके अंदर इन्होंने किया क्या? इन्होंने वर्किंग दिखाई। अब देखो, आप ये जरा फॉर्मूलाज भी आप जरा नोट कर लो। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ट्रेड इन अलाउंस का, ठीक है? ट्रेड इन अलाउंस का फॉर्मूला बता दिया। अब इधर देखिए, ये भी जरा लिख लें। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है? अब यहां पे देखें, वो आपसे ये पूछ रहा है कि जी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन बताएं। आपने कहा अच्छा जी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन का फॉर्मूला क्या है? कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस। तो अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में कैश पेड और ट्रेड इन अलाउंस दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। आपको ट्रेड इन अलाउंस तो दिया हुआ है 18,000 का, लेकिन आपको कैश पेड नहीं पता, है ना? अब आप ऊपर गए, आपको याद आया कि ट्रेड इन अलाउंस के फॉर्मूले के अंदर कैश पेड इस्तेमाल हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें ट्रेड इन अलाउंस के फॉर्मूले में ट्रेड इन अलाउंस पता हो और लिस्ट प्राइस पता हो तो हम कैश पेड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपने कहा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैश पेड। अब जरा इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें, ट्रेड इन अलाउंस के फॉर्मूले को जरा रीअरेंज करें कि अगर आपको कैश पेड निकालने को कह दिया जाए तो क्या करेंगे? कैश पेड इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड इन अलाउंस, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड इन अलाउंस। क्या आपको न्यू फ्रिज आपका था कितने का? 60,000 का। आपने अलाउंस कितने का दे दिया? 20,000 का अलाउंस दे दिया, यानी कि कैश पेड होगा 40,000। बात समझ आ रही है? ये भी जरा नोट कर लें अगर समझ नहीं आ रही तो आप ये कर दें लिस्ट प्राइस है ना? बात समझ आ रही है ना? कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये एसेट जो है इतने का था, लेकिन चलो मैं तुम्हें इतने का डिस्काउंट दे देता हूं, तो आप फिर कैश कितना पे करोगे? माइनस कर देंगे उसमें से डिस्काउंट की फिगर। तो आप ये कहेंगे गुड हो गया। कितनी इसकी फेयर वैल्यू थी? 32,000 नए एसेट की लिस्ट प्राइस थी। उसमें से हम अगर 18,000 का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, अलाउंस माइनस कर देंगे, तो हमने इस एसेट के लिए पेमेंट कितनी की कैश में? 14,000। जी मोहसिन, जवाज, जुलेखा, समझ आ रही है बात? 14,000 होगा कैश पेड। अब आप कहेंगे गुड हो गया, अब मैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कैलकुलेट कर सकती हूँ। और वो कैसे कर सकती हूँ?
कैश पेड है 14,000 प्लस ट्रेड एंड अलाउंस है 18,000, मेरा आंसर वही नहीं आ जाएगा 32,000। तो बेसिकली हमने इन्हीं चीजों को रीअरेंज करके पहले कोई एक फिगर निकाली और वापस से हम इसी फिगर पे आ गए 32,000 पे। सही है, तो आप इसको हमेशा ये कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉस्ट या लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन दी भी नहीं हो, आपको कैश पेड और ट्रेड एंड अलाउंस दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी लिस्ट प्राइस क्या थी इस मशीनरी की, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको 32,000 ना दिया हुआ, बिल्कुल ठीक। अगर मैंने आपको यहाँ पे 32,000 ना दिया होता कि एक न्यू हमने मशीनरी से इसको ट्रेड इन किया है, न्यू मशीनरी की ना लिस्ट प्राइस बताई हुई होती ना फेयर वैल्यू बताई होती, लेकिन मैंने साथ आपको क्या दे दिया होता, ट्रेड एंड अलाउंस दे दिया होता और आपको कैश पेड दे दिया होता 14,000 का। तो अब आपने याद रखना है नेट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी प्लस कैश पेड नहीं होगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, क्या होगा ट्रेड एंड अलाउंस प्लस कैश पेड। ठीक है, तो अगर मैंने आपको ये दिया होता तो आप क्या करते 18,000 प्लस 14,000 और आप निकाल लेते कि लिस्ट प्राइस कितनी है इसकी 32,000। तो ये फॉर्मूला लिख लें जस्ट इन केस आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन ना हो। कम चांसेस है इसके कि उसने कहा हो कि भाई गलत कर दिया सही करो उसको, चांसेस नहीं है इस चीज के। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। तो पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हो गया 32,000। अब बात आती है कंप्यूट गेन या लॉस अकर्ड इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। चलें जल्दी से बताएं कितने का गेन या लॉस हुआ एक्सचेंज पे। मैंने आपको क्या बताया, किसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखो पुरानी मशीनरी बेचने पे आपको कोई सेल प्रोसीज नहीं मिल रही है ना, पुरानी मशीनरी आप बेच रहे हो, क्या आपको सेल प्रोसीज मिल रही है। अगर तो ये नॉर्मल डिस्पोजल होता तो हम क्या करते, नेट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को किससे कंपेयर करते हैं कि हमें उसके अगेंस्ट पैसे कितने मिल रहे हैं, लेकिन हमें आप पुरानी मशीनरी बेचने के बदले कोई पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा हमें फर्दर पैसे पे करने पड़ रहे हैं और साथ हम क्या ले रहे हैं, न्यू मशीनरी ले रहे हैं हम उसके बदले। तो यहाँ पे फिर गेन या लॉस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपके हिसाब से मशीनरी की वैल्यू कितनी है 16,000 रुपए, सप्लायर के हिसाब से मशीनरी की वैल्यू कितनी है 18,000 रुपए पुरानी मशीनरी की, इसीलिए वो आपको 18,000 का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सामने वाली पार्टी ने आपकी पुरानी मशीनरी को ज्यादा वैल्यू दी है, यानी कि 2,000 का हमारे पास हो गया गेन। वेरी गुड जुलेखा, जवाद और मोहसिन क्लियर है। ट्रेड एंड अलाउंस ज्यादा है, नेट बुक वैल्यू कम है। 12,000 क्या है कि अगर आप इस मशीनरी को इस सप्लायर के पास ना बेचते और इसको बेचने चले जाते मार्केट में, एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन भी ना करते और ना ही आप इस सप्लायर के पास जाते बल्कि मार्केट में इसको चले जाते बेचने के लिए, तो आपको कितने के पैसे मिलने थे, सेल प्रोसीड्स कितने की मिलनी थी 12,000 रुपए। लेकिन अब तो आप इस सप्लायर के पास आ गए हो ना, इस पर्टिकुलर पार्टी के पास आ गए और आपने एक्सचेंज कर लिया, तो क्या ये वाली फिगर रेलेवेंट है आपके लिए, जवाब आएगा नहीं। ये तो होता तब अगर हम मार्केट में बेचने जाते तो, अब तो इसका कोई काम नहीं है। अब तो हमारे लिए जो सप्लायर ने जो बातें बोली हैं हमें अब उसी को फॉलो करना है। उसने कहा 18,000 ट्रेड एंड अलाउंस है, हम कहेंगे अच्छा जी ठीक है सही है। वो कह रहा है कि नए मॉडल की लिस्ट पर नई मशीनरी की, हाँ फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, बिल्कुल ठीक सही है जी। तो कंप्यूट गेन या लॉस अकर्ड इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये हो गया 2000। किस तरह से आया, आपने कहा ट्रेड इन अलाउंस माइनस आपके सप्लायर के नजदीक आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा है, आप कहेंगे 2000 का गेन हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाए, बस ये आखिरी चीज
वो ये कह रहे हैं रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जुबली प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें सिर्फ डिस्पोजल की डबल एंट्रीज करनी आती हैं, सिर्फ डिस्पोजल हो, एक्सचेंज ना हो, हमें वो आता है। अब वो आपको ये कह रहा है कि आपने अब एक कंसोलिडेटेड एंट्री पास करनी है, ठीक है, कंसोलिडेटेड एंट्री। इसका जो दूसरा सवाल है ना, उसके अंदर मैंने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हुए डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहे हैं रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जुबली प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब उसने आपको ये नहीं बोला कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। इस सिनेरियो में भी डिस्पोजल अकाउंट बन सकता है, क्योंकि डिस्पोजल तो हो रही है ना। जैसे ही कोई डिस्पोजल होगी हम कहेंगे डिस्पोजल अकाउंट बन सकता है। वो किस तरह से बनेगा वो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री पे आ जाओ। अब आपको ये पता है कि इस पूरे सिनेरियो में दो काम हो रहे हैं, बेसिकली एडिशन भी हो रहा है और डिस्पोजल भी हो रहा है ना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ही एंट्री पास करनी है इस ट्रांजैक्शन की जिसमें आपने ये दोनों काम होते हुए दिखाने हैं। पहले आप आ जाओ एडिशन के ऊपर। एडिशन में क्या हो रहा है, नई मशीनरी आपके पास आ रही है, वो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी जो आपके पास आ रही है, आपने मशीनरी को अब डेबिट करना है ना। मशीनरी आपके पास एक आ रही है, इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 32,000 से। 32,000 क्या था, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी। यहां तक बात समझ आ गई, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। आपने कहा न्यू मशीनरी आ रही है 32,000 से, फिर आपने कहा कि आप न्यू मशीनरी को खरीदने के लिए कैश भी पे कर रहे हो 14,000 से। 14,000 से कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। फिर आप कह रहे हो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, बीच वाला बैलेंस क्या था, आपने कहा अच्छा वो तो आपको ट्रेड इन अलाउंस मिल गया। अब याद रखिएगा जिस तरह ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ट्रेड इन अलाउंस के नाम का भी कोई टी अकाउंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब आप ट्रांजेक्शन कर जाएंगे डिस्पोजल की एंट्री पे। अब आप डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन पर आ जाएंगे। आप ये कहेंगे, अज्यूमिंग कि सिंगल अकाउंट मेथड है, हम ये कहेंगे कि हमारे पास से एक मशीनरी जा रही है। चलो मैं 2 अकाउंट मेथड से कर देती हूँ। हमारे पास एक मशीनरी जा रही है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है। डिस्पोजल करते हुए हम उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो 8,000 से हमने पुरानी मशीनरी की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दी डेबिट। हमारे पास से मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट में से भी अमाउंट निकलनी चाहिए। मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट से कौन सी अमाउंट निकलेगी, डिस्पोज मशीनरी की कॉस्ट। यहां तक बात फॉलो करें। आपने ये कहा नई मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट 32,000, पुरानी मशीनरी गई, मशीनरी का कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट 24,000 मशीनरी की कॉस्ट से, पुरानी मशीनरी की। और साथ ही हमने कहा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो 8,000 से। अब जब आपने एंड दैट्स इट, अब आपके पास कोई आने या जाने वाली चीज नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। कैश भी आपने पे होते हुए दिखा दिया, मशीनरी यहां से आउट होते हुए दिखा दी, यहां से इन होते हुए दिखा दी, सारा काम हो गया खत्म। जब आपने डबल एंट्री को बैलेंस करने की कोशिश की तो आपको नजर आ रहा है कि डेबिट साइड पे आपके पास 40,000 की अमाउंट आ रही है, क्रेडिट पे 38,000 की फिगर है, यानी कि हमारी डबल एंट्री अभी भी 2,000 से आउट हो रही है। ये क्या चीज है, गेन ऑन एक्सचेंज। कहां चला जाएगा ये, एसओसीआई में। जी बात समझ आई। मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, जवाद। बिल्कुल,
ये कंबाइंड एंट्री है इस पूरी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की, और इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एडिशन भी हो रहा है और डिस्पोजल भी हो रहा है। ठीक है, बस हो जाएगी, बस खत्म। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अगर बोले नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है डिस्पोजल अकाउंट, आप इसी तरह से कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, चलें जी, बस इधर तक ही रखते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देती हूँ आपका, ये एक्सचेंज वाला। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप इसको देख लीजिएगा, कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कल फिर हमारा आखिरी टॉपिक रह जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, और वो मैं आपको आधे पौने घंटे में इंशाल्लाह करा दूंगी। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैंड आउट 4 भी, जी बिल्कुल, दोनों में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलें जी, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह 8 बजे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।